हेलो दोस्तों। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एमई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन पेपर हैं उनका वन बाय वन डिस्कस करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि ये पेपर हैं आपको 2026 या 2027 में जो भी आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर फर्स्ट है 3 घंटे का एग्जाम होता है, ये आपको पता है, और 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन की। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है कि सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने के हिग्स तथा स्लैटिक्स की दृष्टिकोण में अंतर समझाइए। ठीक है, और रेखा चित्रों का प्रयोग कीजिए। तो रेखा चित्र के माध्यम से हमें क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो पहले इसका बी पोर्शन की बात करते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के गणवाचक तथा क्रमवाचक उपभोक्ता संतुलन की सामान्य शर्तों को बताइए, उक्त कथन के समीकरणों तथा रेखा चित्रों की सहायता से समझाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्सप्लेन किया है कि निम्न को स्पष्ट कीजिए। इसमें 2 पूछे गए। पहला है सिमुलेशन के उपभोक्ता के प्रकट अधिमान सिद्धांतों को समझाइए, और दूसरे में पूछा गया मांग की बिंदु एवं चाप लोच की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने पूछे गए हमसे कि उत्पादन की 3 अवस्थाओं की समिति से आप क्या समझते हैं, रेखा चित्रों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री ऑफ द 3 स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। एंड इसका जो भी पोर्शन है वो कह रहा है आप प्रोड्यूसर यूज लेबर एंड कैपिटल टू इनपुट्स गिव, यानी कि जो PL बराबर 4 दे रखा है, PK की वैल्यू 100 दे रखी है, MPL 4 दे रखा है और MPK 40 दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक उत्पादनकर्ता श्रम एवं पूंजी 2 साधनों का प्रयोग करता है जो दिया हुआ है। आगे पूछे कि क्या फर्म एक कार्य कुशल ढंग से कार्य कर रही है, अपना उत्तर कारण से बताइए और फर्म को क्या करना चाहिए, हमें इसकी एक्सप्लेन करना है। जिसका सी पोर्शन उसमें कोव डगलस उत्पादन फलन यानी कि थीटा इक्वल टू AL की पावर अल्फा K की पावर बीटा के प्रत्येक भाग की आर्थिक व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र L आकार के संदर्भ में आधुनिक विचारधारा की व्याख्या हमें करनी है। जिसका बी पोर्शन है उसे पूछा है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक कुशलता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो हमारा 5th क्वेश्चन पूछा गया है, इन्होंने पूछा है हमें कि एकाधिकारक फर्म पर एक मुक्त कर तथा प्रति इकाई कर द्वारा सरकारी नियंत्रणों को समझाइए। अगला पूछे इसमें अल्पाधिकार में प्रधान फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सी पोर्शन में पूछा गया हमें चैम्बरलिन द्वारा प्रतिपादित अतिरिक्त क्षमता के विचार की एकाधिकात्मक प्रतिस्पर्धा में व्याख्या कीजिए और रेखा चित्रों का प्रयोग कीजिए। 6 क्वेश्चन में पूछा है स्वीजी के विकुंचित मांग वक्र मॉडल की रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। बी में पूछा है कूर्णों के द्विविक्रताधिकार मॉडल में कीमत व उत्पादन की व्याख्या कीजिए। अब आ जाता हमारा सेशन सी खंड 6 में। इसमें पूछा गया हमसे पहला जो 7वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत एक साधन की मांग कैसे निर्धारित होती है, हम स्पष्ट करना है। बी में पूछा है रेखा चित्रों का प्रयोग करते हुए उत्पादन के एक साधन का एकाधिकारात्मक शोषण समझाइए। 8 में पूछा में सामाजिक कल्याण की अधिकतम हेतु पेरेटो द्वारा प्रस्तुत शर्तों को समझाइए। और बी में पूछा है सिटोविस्की के दोहरे मापदंड की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन सिटोविस्की डुअल क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगला बात करते हैं सी की विल्स बिंदु की व्याख्या कीजिए, ये कैसे प्राप्त किया जाता है, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है इसको। सी पोर्शन हमारा इसमें फिर हमसे 3 भाग पूछे हैं, किन्हीं 2 को हमको समझाना है कि उत्पादन बंद बिंदु से संबंधित फर्म का उत्पादन या द्विपक्षीय एकाधिकारात्मक मजदूरी का निर्धारण समझाइए, या क्षतिपूर्ति सिद्धांत का कोल्डर हिक्स मापदंड के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये था हमारा पहला पेपर। अब हम बात करते हैं दूसरा कि इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पेपर है जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी के नाम से हमारे पास पेपर आता है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो आइए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय, रोजगार, बचत, विनियोग एवं ब्याज की दर समिति चरों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, आवश्यकता अनुसार रेखा चित्रों एवं समीकरणों का प्रयोग कीजिए।
दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को परिभाषित कीजिए और उनके अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए, यानी कि डिस्कस वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम आल्सो शो देयर इंटर रिलेशनशिप। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है। नंबर 3 पूछा है हमें मुद्रा परिमाण सिद्धांत के फीसर तथा कैम्ब्रिज समीकरणों की तुलना कीजिए, इन दोनों में आपके विचार अनुसार कौन सा समीकरण उत्तम है तथा क्यों। बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा है उत्पादन एवं रोजगार निर्धारण के प्रतिष्ठित मॉडल की आधारभूत मान्यताएं कौन सी हैं। इस मॉडल में रोजगार, वास्तविक मजदूरी, उत्पादन, कीमत स्तर एवं मौद्रिक मजदूरी के सामान्य स्तर कैसे तय होते हैं, रेखा चित्रों एवं समीकरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने 2 पूछा है, एक तो निरपेक्ष आय की परिकल्पना यानी कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या होती है, और दूसरा पूछा है लेफ्ट साइकिल हाइपोथेसिस यानी कि जीवन चक्र परिकल्पना। 6th क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हिग्स के व्यापार चक्र सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या कीजिए, उनकी सीमाओं की विवेचना कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिटेल द हिग्स थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशन। हम खंड सी की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा 7th क्वेश्चन है। इसमें 2 चीजें पूछी है। पहला पूछा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कि ISLM विश्लेषण क्या है और फिलिप्स वक्र क्या होता है। हम 8th की बात कर लेते हैं। इसमें है मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य विभिन्न उपकरणों की विवेचना हमें करनी है। 9th में पूछा है कि मुद्रा पूर्ति के निर्धारक और मुद्रा गुणांक क्या होते हैं, ये हमें बताना है। तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर था। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में हमारे पास जो ऑप्शनल 4th है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए चलो इसकी डिस्कस कर लेते हैं हम। इंडियन बैंकिंग के अंदर पहला है 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से भारतीय बैंकिंग प्रणाली संरचना और प्रगति की चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी कि डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम सिंस द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग इन 1969 के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि समाज के उपेक्षित वर्गों के विकास में वाणिज्य बैंकों की भूमिका को रेखांकित कीजिए। शाखा विस्तार और प्राथमिकता क्षेत्र की प्रगति में उनके योगदान की हमें चर्चा करनी है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है इन्होंने कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती है और नाहर सेम समिति की सिफारिशें हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। खंड बी है, पार्ट बी में हमसे पूछा गया है कि भारत के प्रमुख ऋण संस्थाओं की आलोचनात्मक समीक्षा हमें करनी है। ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन पूछा है ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देने में नार्ड की भूमिका को रेखांकित कीजिए कि जो नार्ड हमारी संस्था है, कैसे हमारे पास नोड है जो कैसे काम करते हैं। उसके बाद है कि भारत के बदले परिदृश्य के संदर्भ में बैंकिंग शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का हमें वर्गीकरण करना है। उसके बाद पूछा है खंड सी है। खंड सी में हमसे पूछा गया है इन्होंने कि भारत में आर्थिक वृद्धि बढ़ाने में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या भूमिका निभाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक के इसके बारे में हमने द वोट रोल हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेड इन प्रोमोटिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडिया, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने में हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका क्या योगदान होता है। ठीक है। 8th में पूछा है कि टिप्पणी करनी हमें तरलता प्रबंधन क्या होता है, यानी कि लिक्विड मैनेजमेंट क्या होता है। दूसरा है ऑटोनॉमी ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई की स्वायत्तता क्या होती है। 9th क्वेश्चन हमसे पूछा है भारत की मौद्रिक नीति के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, हमें इसका डिटेल से एनालिसिस करना है। इसके बाद पढ़ते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द इकोनॉमिक्स का जो पेपर 3rd है, इसके हम डिस्कस करते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कर्मचारियों के समूह की वार्षिक पारिश्रमिक निम्न सारणी में दी गई है। इसके हमें 2 चीज निकालने, पहला निकालना है विचरण गुणांक। जो विचरण गुणांक जो इस फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक का, विचरण गुणांक ये दिया जाता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 से ये हमें दिया जाता है। सबसे पहला सिग्मा निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, एक्स बार हमारा मीन निकालेंगे और उसका 100 से इनका रेशियो निकाल कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास विचरण गुणांक निकाल के आ जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या निकल जाएगा, विचरण गुणांक निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन बी है, इसे पूछा है एक विनियोजक प्रतिमाह एक कंपनी में ₹1500 के अंश खरीदते हैं। पहले 4 महीने में खरीदे गए अंशों का मूल्य हमें दे रखा है ₹10, ₹15, ₹20, ₹30। इन 4 महीने में खरीदे गए अंशों का औसत मूल्य क्या है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है,
मीन निकालना है। ठीक है, तो अब कौन सा मीन यूज होगा वो आप देख लेना। एक आदर्श माध्य की क्या विशेषता होता है, गुणोत्तर माध्य उन्हें कहाँ तक पूरा करता है, यानी कि जो आदर्श माध्य होता है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, कि हमारे पास कौन सा आइडियल मीन होगा, उसकी क्या क्या हमारी जो क्वालिटी है उसके अंदर क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, और उनके जो गुणोत्तर माध्य है वो कहाँ तक उसको, यानी कि हम जो गुणोत्तर माध्य है हमारा वो एक आदर्श माध्य की विवेचना करनी है कि जो गुणोत्तर माध्य है वो क्यों हमारा आदर्श माध्य कहलाता है, उसमें क्या विशेषता है। अगला हमारा जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 100 पदों का औसत 50 है, उनका प्रमाप विचलन 4 है, पदों का योग उनके वर्गों का योग मालूम कीजिए। तो ये हमारी एक डेरिवेशन है सिंपल सी। एक अल्प असमित श्रेणी के माध्य विचलन 4 है, प्रमाप विचलन तथा चतुर्क विचलन ज्ञात कीजिए। तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन क्वाड्रेटिक डेविएशन के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद हमसे एक सारणी दे रखी है, कार्ल पियर्सन का सूत्र की सहायता से विषमता गुणांक हमें निकालना है। तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक है वो हमें यहाँ से निकालना है। हमारा केंद्र मूल दे रखे, उनकी फ्रिक्वेंसी उनके करस्पॉन्डिंग दे रखी। अगले दे रखे एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, यानी कि हमारे पास अपकीर्ण और विषमता में क्या अंतर होता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे निम्नलिखित में एक्स तथा वाई श्रेणियों के मध्य सहसंबंध गुणांक। ठीक है, सहसंबंध गुणांक हमें निकालना है। ठीक है, तो सहसंबंध गुणांक कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसकी हेल्प से हम एक्स और वाई सीरीज हमें दे रखी है हम निकाल लेंगे। बी में दे रखे निम्न आंकड़ों की से किसी वस्तु की मुंबई से संभावित कीमत एक्स ज्ञात कीजिए, जबकि कोलकाता में उसी वस्तु की कीमत है इतने रुपए। यानी कोलकाता में हमें दे रखी है, मुंबई में उन वस्तुओं को निकाल दें, यानी कि हमें रिग्रेशन लाइन है वो निकालनी है, और रिग्रेशन लाइन से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, डिस्कस द प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड, यानी कि प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर क्या है, संभाव्य विवरण एवं अनुमान प्रमाप विवरणों को स्पष्ट कीजिए, इसको हम देखेंगे। आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि निम्न समंकों के फिसर के समय उत्क्रम्यता परीक्षण एवं तत्व उत्क्रमता परीक्षण का समझते हैं। ठीक है, इसमें है कि फॉलोइंग द डाटा शो दैट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या अंतर होता है उनको स्पष्ट करना है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, 1 एकड़ में 16 खेतों में 2 प्रकार की खादों का उपयोग किया गया है, उपज कुंतों में आंकड़ों के नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार की खादों के उपयोग के कारण औसत उपज में जो अंतर है उसकी सार्थकता का परीक्षण घट्टी जाने की जो हमारे जो टी टेस्ट है वो टी टेस्ट का यूज करके हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। आगे देखना हमें प्रोबेबिलिटी से पूछा है कि ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते यादृच्छिक खींचे जाते हैं, क्या प्रकृति है कि उनमें से एक बादशाह हो और एक बेगम। सी में हमसे पूछा गया है कि एक थैले में 3 सफेद 5 काली गेंद है, दूसरे थैले में 4 सफेद 2 काली गेंद है, यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद यात्री से निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सफेद हो, दोनों काली हो, एक सफेद हो और एक काली हो। फिफ्थ में हमसे पूछा गया है कि एक द्विपद बंटन का माध्य 20 तथा प्रमाप विचलन 4 है, तो एन पी क्यू का तथा प्रसरण हमें ज्ञात करना है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। इसका भी पूछा है कि प्रसामान्य एवं द्विपद बंटन में भेद कीजिए तथा सांख्यिकी निष्कर्ष के लिए प्रसामान्य बंटन के महत्व को संक्षेप में बताइए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, प्रसामान्य नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उन पे क्या अंतर है वो हमें निकालना है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या इसका महत्व है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगला हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रदत्त समंकों में 2 ब्लॉकों में सामान्य क्षेत्रफल के खेतों की एक फसल की क्विंटल में उपज को हमें दिखाया गया है। इसमें ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर उनकी उर्वरक की विशिष्ट मात्रा का हमें प्रयोग दिया है, तो हमें इसका है जो क्या करना है, हमें एप टेस्ट यहाँ पे यूज करना है। तो एप टेस्ट की हेल्प से हम दोनों ब्लॉकों का क्या निकालेंगे, वेरिएंस यहाँ से निकाल देंगे। क्वेश्चन 6 में हमसे पूछा गया है कि हमें किसी नगर निगम में मध्य उच्च वर्गों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए 2 अन्वेषणों द्वारा प्रतिदर्श चुने गए परिणाम लिखने से सिद्ध कीजिए कि अन्वेषणों में से कम एक द्वारा अपनाई गई प्रतिचयन तकनीकी प्रशिष्ट यानी कि संदेहात्मक या अभिन्नतपूर्ण, यानी कि 5% को हमें जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 5% रखते हुए हमें क्या करना है, इसके जो स्वतंत्रता की कोटि है वो हमें निकालनी है। आगे देखें, रेखा प्रोग्रामिंग की एलपीपी से हमें क्वेश्चन की पूछा गया है, और एलपीपी में हमें जो सिंप्लेक्स मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा यू की वैल्यू दे रखी है Q1 की पावर 1.5 Q2 तथा बजट की प्रतिबंध दे रखा है 3Q1 + 4Q2 = 100। ठीक है, तो Q1 Q2 हमें यहाँ से ज्ञात करना है। बी में P = 10 × (-4) दे रखा है, इलास्टिसिटी डिमांड इसकी फाइंड करनी है। सी में हमें P = 4x × 1 दे रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन सप्लाई। जब x = 3 है तो उस टाइम हमें प्रोडक्शन सरप्लस हमें यहाँ से निकालना है। और डी में पूछा गया है कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट जब इफ P = x² + 43 एंड एवरेज जो AC दे रखे हमें एवरेज कॉस्ट वो 15x - 20 हमें दी हुई है। टेक्निकल कोफिशिएंट हमें जो तकनीकी गुणांक है वो निकालना है, वो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। बी में हमारे पास
आई माइनस ए का होल इनवर्स, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स में हमें क्या निकालना है, आई माइनस ए का होल इनवर्स निकालना है। ठीक है। सी में हमें थीटा डी वन बराबर 18 माइनस 3p1 के मांग फलन दे रखे हैं। ठीक है। और थीटा S1 बराबर -3 + 4p t माइनस 1 की दे रखे हैं। तो फाइंड द हमें टाइम पाथ ऑफ द प्राइस एक्सपेरियंस ऑसिलेशन पोजीशन हमें इसकी फाइंड करनी है। ठीक है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है ना, जो समीकरण है इसको क्रेमर के नियम से हमें ज्ञात करना है कि एक्स वाई जेड है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास बहुत सारे मेथड होता है, एलिमिनेट मेथड भी होता है, क्रेमर रूल्स भी होता है। तो यहाँ से हमको क्रेमर रूल की हेल्प से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और हमारे बी पोर्शन में दे रखा है उत्पादन थीटा इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के पावर बीटा को डगलस जो विस्तार पथ है उसके बारे में हमें ज्ञात करना है। तो ये था हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो पेपर है, उन पेपर का पूरे का एनालिसिस था। उम्मीद करते हैं आपको ये पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आगामी जो एग्जाम्स है उसमें कहीं ना कहीं जो आपके पैटर्न सेम रहने वाला है। जो चेंजेस आएंगे क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत कुछ डाटा चेंज हो जाती है, कुछ डेफिनेशन में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, बाकी पैटर्न सेम रहने वाला है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आने वाली वीडियो ताकि आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद।